नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपमा इस अकेडमी पर। आज की वीडियो में हम बीजापुर के इतिहास को देखेंगे। बीजापुर का इतिहास मराठा साम्राज्य को समझने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहीं से मराठा साम्राज्य उदित हुआ। तो हमको यह समझना होगा कि बीजापुर का साम्राज्य किस प्रकार से स्थापित हुआ था, कैसे यह बहमनी साम्राज्य से अलग हुआ और कैसे बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज यहीं से उदित होते हैं। मतलब एक प्रशासक के रूप में छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय बीजापुर से ही हमें देखने को मिलता है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आप इसका पूरा लाभ उठा पाएंगे। और जब हम मराठा साम्राज्य को पढ़ेंगे तो उस टॉपिक को भी आप ठीक से समझ पाएंगे। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। आइए देखें बीजापुर के इतिहास को। हमने देखा था कि बहमनी साम्राज्य का पतन हो गया और बहमनी साम्राज्य 5 टुकड़ों में टूट गया था। बहमनी साम्राज्य के जो अंतिम प्रशासक थे वह प्रशासक काफी कमजोर निकले और अंततः बहमनी साम्राज्य टूट गया। जो इनके अमीर थे और जो इनके सुल्तान थे, उन्होंने क्षेत्रीय शक्तियों के रूप में कई सारे स्थानों पर अधिकार कर लिया और धीरे धीरे अपनी प्रशासनिक व्यवस्था बनाने लगे। हमने यह भी देखा कि जो आपका दक्कनी ग्रुप था और उसके अलावा जो आपका अफाकी ग्रुप था, यह दोनों आपस में लड़ने लगे और इन दोनों के आपसी टकराव के कारण अंततः बहमनी साम्राज्य टूट गया। और क्योंकि इनके प्रशासक भी योग्य नहीं थे, तो वह इस टकराव को संभाल नहीं पाए और बहमनी साम्राज्य के 5 हिस्से हो गए। इन्हीं हिस्सों में से एक हिस्सा था बीजापुर। इसकी स्थापना यूसुफ आदिल खान ने की थी और यह बीजापुर के क्षेत्र में आदिल शाही वंश की स्थापना करता है। आदिल शाही वंश बीजापुर के क्षेत्र में 1489 से लेकर 1690 तक शासन व्यवस्था को संभालता है। हम यह देखें कि बीजापुर कैसे स्वतंत्र हुआ और उससे पहले हम यह देखें कि बीजापुर के स्वतंत्र होने के कारण क्या है। तो सबसे पहले जैसे हमने देखा कि जो आपका बहमनी साम्राज्य था, वह बहमनी साम्राज्य कमजोर होने लगा और जब बहमनी साम्राज्य कमजोर होने लगा तो जो स्थानीय शक्तियां थी वह बार बार यह कोशिश करने लगी कि किसी तरीके से एक स्वतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित कर ले जाए। दरबार में षड्यंत्र खूब हो रहे थे। अफाकी ग्रुप और जो आपका दक्कनी ग्रुप है वह दोनों आपस में लड़ रहे थे। इन्हीं बीच जो एक व्यक्ति है यूसुफ आदिल खान, यह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होता है और जब यह देखता है कि स्थिति ऐसी बन चुकी है कि अब यह स्वतंत्र शाखा स्थापित कर सकता है, तो इसने अपनी एक अलग से शाखा स्थापित कर ली। क्योंकि इसने यह भी देखा कि जो अन्य सूबेदार है यानी जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं, वह सब अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर रहे हैं। जैसे गोलकुंडा के क्षेत्र में, अहमदनगर के क्षेत्र में, बरार के क्षेत्र में, बीदर के क्षेत्र में, मतलब जितनी भी स्थानीय शक्तियां हैं, या हम कहें उन स्थानीय शक्तियों के जो सरदार हैं, स्थानीय सरदार, स्थानीय प्रशासक, वह सब यह कोशिश कर रहे हैं कि अपनी स्वतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित कर ले। तो उन्हीं की देखा देखी यह भी अपनी स्वतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित करता है। तो 1489 में यह खुद को स्वतंत्र घोषित कर देता है और आदिल शाही वंश की स्थापना करता है। यह खुद को बताता है कि जो उस्मानिया है यानी जो तुर्की का साम्राज्य है, वहां का जो सुल्तान है मुराद, उसका यह पुत्र है। तो मुराद द्वितीय का यह खुद को पुत्र बताता है। यानी बीजापुर के जो संस्थापक है वह बताते हैं कि वह टर्की से कनेक्टेड है या फिर तुर्की से कनेक्टेड है और जो आपका ऑटोमन एम्पायर है उससे खुद को कनेक्टेड बताते हैं। मतलब अपनी वैलिडिटी को इनहेंस करने के लिए या अपनी प्रभावशीलता को ज्यादा दिखाने के लिए यह खुद को उस्मानिया साम्राज्य से कनेक्ट करते हैं। तो बीजापुर की एक स्वतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो यह स्वतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित हुई, इसने स्थानीय दक्कनियों से और जो तुर्की सेना है उससे मिलकर एक मजबूत संगठन बनाया। जैसा इन्होंने पीछे किया कि अपनी एक स्वतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित की और खुद को कनेक्ट किया ऑटोमन एम्पायर से। तो जो तुर्क के लोग हैं प्लस जो आपका दक्कनी ग्रुप है, क्योंकि यह ग्रुप ज्यादा प्रभावशाली हुआ था और जो महमूद गवा की हत्या की गई थी उसमें यह ग्रुप काफी सक्रिय था। मतलब इसी ग्रुप के कारण महमूद गवा की हत्या की गई थी बहमनी साम्राज्य में। तो यह ग्रुप अब प्रशासन में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करेगा। आदिल खां के विषय में जब हम देखते हैं तो मुख्यतः हम पाते हैं कि यह धार्मिक रूप से सहिष्णु था। मतलब धार्मिक व्यवस्थाओं को यह प्रमोट करता था, सभी धर्मों को प्रमोट कर रहा था, चाहे वह हिंदू धर्म हो चाहे वह इस्लाम हो, दोनों को यह प्रमोट कर रहा था। लेकिन ज्यादा तरहीज यानी ज्यादा प्रेफरेंस किसको दे रहा था? इस्लाम धर्म को, और इस्लाम में भी शिया धर्म को। आपने अगर देखा हो पीछे तो हमने बात की थी अफाकी ग्रुप की, और अफाकी ग्रुप मुख्यतः क्या था? सुन्नी। और यह कौन सा ग्रुप बन रहा है? शिया। उस शिया सुन्नी का जो टकराव है वह टकराव हमको यहाँ भी दिख रहा है। अब हम इनके शासकों को और उनके द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों को देख लेते हैं। यह हमने समझ लिया कि कैसे यह वंश स्थापित हुआ। आपसे प्रीलिम्स परीक्षा में इतना ही पूछा जाएगा कि यह वंश किसके बाद यानी किस
साम्राज्य से टूटकर बना था? पहला, इसने स्थापना की। दूसरा, और बहुत कठिन प्रश्न पूछना है तो यह पूछेगा कि विचारधारा क्या थी, किस धार्मिक आधार पर यह बना था, वह आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद जो चीज आपसे पूछी जाएगी वह यह पूछी जाएगी कि इनके जो सुल्तान हैं उन्होंने किस तरह के परिवर्तन किए, या प्रमुख सुल्तान कौन से हैं, या सबसे टफ क्वेश्चन क्या पूछ लेगा, उन सुल्तानों का क्रम आपसे पूछ लेगा कि पहले कौन है बाद में कौन है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। या एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, सुल्तानों का नाम दे देगा और उनके द्वारा किए गए परिवर्तन दे देगा। दोनों को आपको मैच कराना होगा। जैसे आता है कॉलम ए को कॉलम बी से मैच कराइए, तो उस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि स्थापना की है यूसुफ आदिल शाह ने। सबसे पहला तथ्य आप यह ध्यान रखेंगे, कब की है, 1489 में। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसके बाद आपको विचारधारा को भी ध्यान में रखना होगा। ऐसी विचारधारा, उस समय जो मराठा थे वह धीरे धीरे प्रशासनिक व्यवस्था में उभरने लगे थे। मतलब मराठा जो लोग हैं वह धीरे धीरे प्रशासन में अपनी भूमिका बनाने लगे थे। और ना केवल यहाँ, बल्कि जब हम बात करते हैं बहमनी साम्राज्य की, तो उस समय भी जो आपका वह दक्कनी ग्रुप था, उस दक्कनी ग्रुप में हमको मराठा भी मिलते हैं। तो धीरे धीरे अब मराठा प्रशासनिक भूमिका में आने लगेंगे। अभी शिवाजी का जो कॉन्सेप्ट है वह इसी से कनेक्ट होगा। तो मराठे धीरे धीरे प्रशासन में आएंगे। जो स्थानीय हिंदू सरदार हैं वह भी अब प्रशासन में आने लगेंगे। और जो तीसरी शक्ति है पुर्तगाल, वह शक्ति भी अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगेगी। मतलब वह भी अपने क्षेत्रों पर अधिकार करेगी और अपनी व्यवस्थाएं स्थापित करने की कोशिश करेगी। कुल मिलाकर हम देखते हैं कि 3 तरह की शक्तियां हैं, या 3 गुटों में शक्तियां हैं। एक शक्ति है आपकी मुगलों की, दूसरी शक्ति है आपकी स्थानीय गुट, और तीसरी शक्ति आपकी है पुर्तगाली। मतलब अब 3 बड़ी शक्तियां हमको दिखती हैं जो आपके यह स्थानीय गुट वाले लोग हैं। इनमें जैसे अहमदनगर, बरार, बीजापुर, फिर आप आएंगे दक्षिण के क्षेत्र में तो आपको विजयनगर, पूरब के क्षेत्र में जाएंगे तो अहोम साम्राज्य, और पश्चिम के क्षेत्र में जाएंगे आप तो राजपूत। तो इस तरह से क्षेत्रीय शक्तियां बनी हुई थी। लेकिन जो 3 मुख्य शक्तियां थी, एक मुगल, दूसरे पुर्तगाली और तीसरे स्थानीय गुट, इस तरह से पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चल रही थी। इसके बाद जो अगला प्रशासक है वह है इस्माइल आदिल। 1510 से 1534 तक अपने पिता की मृत्यु के बाद यह बीजापुर की गद्दी को संभालता है। और जो बीदर का साम्राज्य है यानी बरीद शाही साम्राज्य, उस सुल्तान से यह युद्ध करता है। अपने राज्य को मजबूत करने की यह कोशिश करता है, अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास करता है, कला और संस्कृति को भी बढ़ावा देने का प्रयास करता है। मतलब एक वंश जो स्थापित हुआ, जिसकी स्थापना इसके पिता ने की है, यूसुफ आदिल ने, उस वंश को यह आगे बढ़ाने का और उसे मजबूत करने का काम करता है। उसके बाद आएगा इब्राहिम आदिल शाह। यह पहला वह सुल्तान है जिसने शाह की उपाधि धारण की है। यह आप ध्यान रखेंगे। तो बीजापुर का पहला सुल्तान जिसने शाह की उपाधि धारण की वह है आपका इब्राहिम आदिल शाह। एक परिवर्तन इसने और किया, जो फारसी भाषा है। फारसी भाषा मतलब इस्लाम की भाषा। उस भाषा के स्थान पर इसने हिंदवी को यानी दक्कन की भाषा, और जो उर्दू की भाषा है यानी दक्कनी उर्दू, अब इसमें आप ऐसे समझिए, एक आपकी स्थानीय भाषा है, स्थानीय भाषा के साथ मिलेगी उर्दू और कुछ प्रभाव होगा फारसी भाषा का। तो जब इन तीनों भाषाओं के मिश्रण से एक भाषा तैयार होगी, यानी तीनों के शब्द इस्तेमाल किए जाएंगे किसी भाषा विशेष में, उस भाषा को इसने राजभाषा बनाया। अब इससे क्या प्रभाव होगा, जो स्थानीय लोग हैं वह भी प्रशासन से जुड़ेंगे, और जो उर्दू के लोग हैं और फारसी के लोग हैं यह भी प्रशासन से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। तो यह परिवर्तन इसने कर दिया। लेकिन जो दरबारी षड्यंत्र है वह इसके खिलाफ तेजी से होने लगते हैं, क्योंकि यह बहुत सारे परिवर्तन कर रहा था। और हमने यह क्रम बार बार देखा है, जब भी कोई सुल्तान धार्मिक सहिष्णुता की नीति के साथ आता है तो उसके दरबार के जो लोग हैं वह आपस में विवाद करते हैं। उस विवाद का सबसे ज्यादा प्रभाव यह पड़ता है कि सुल्तान को बहुत बड़े नुकसान झेलने पड़ते हैं। यानी जो गुटबाजी है वह गुटबाजी अब बहुत तेज हो जाती है कि किसका प्रभाव वास्तव में सल्तनत पर ज्यादा रहेगा। तो वह काम यहाँ भी शुरू हो जाता है, और हम देखते हैं कि जो प्रशासन है वह काफी डगमगा जाता है, उसकी स्थिति काफी अस्थिर हो जाती है। इसके साथ साथ अहमदनगर, गोलकुंडा और विजयनगर यह भी अपने क्षेत्रों का विस्तार करने की कोशिश करते हैं, और इनके कारण हम देखते हैं कि बीजापुर का संघर्ष इनसे प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद अगला प्रशासक अली आदिल शाह 1557 से 1580 तक। इसके समय एक प्रमुख युद्ध हुआ, तालीकोटा का युद्ध। 1565 में यह युद्ध हुआ किसके खिलाफ, विजयनगर के
खिलाफ। तो बीजापुर के सुल्तानों ने या बीजापुर ने विजयनगर पर आक्रमण किया और विजयनगर को पराजित किया। पराजित करने के बाद बीजापुर ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और इससे हम देखते हैं कि जो बीजापुर है वह एक समृद्ध क्षेत्र के रूप में विकसित होता है। लेकिन कब? अली आदिल शाह प्रथम के शासनकाल के दौरान। बाद में एक समझौता होता है और समझौते के तहत जो अहमदनगर के हुसैन निजाम शाह है उनकी पुत्री चांद बीबी से इनका विवाह होता है और चांद बीबी बाद में एक बहुत प्रभावशाली तरीके से बीजापुर के साम्राज्य को भी और अहमदनगर सल्तनत को भी दोनों को सुरक्षित करने का प्रयास करती है। इससे सुरक्षित? मुगल साम्राज्य से। तो चांद बीबी अपने आप में एक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व थी। वह व्यक्तित्व कोशिश करता है कि मुगलों का प्रभाव इनके क्षेत्र में ना पड़े, लेकिन अंततः मुगल ताकतवर साबित होते हैं और वह अहमदनगर पर और बाद में बीजापुर पर दोनों पर अधिकार कर ले जाते हैं। इसके बाद अगला प्रशासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय 1580 से 1627 तक। वास्तव में जो अली आदिल शाह था यानी चांद बीबी का पति जिसका विवाह हुआ था, इसकी जो मृत्यु है वह काफी कम समय में हो जाती है और जब इसकी मृत्यु होती है तो जो आपका यह इब्राहिम आदिल शाह है इसकी उम्र बहुत कम होती है, 7-8 साल के आसपास इसकी उम्र होती है। तो वास्तव में सत्ता संभालती है चांद बीबी, यानी पूरी प्रशासन की जो बागडोर है वह चांद बीबी के हाथों में रहती है और यही चांद बीबी मुगलों से लड़ती है अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए। जो आपका इब्राहिम आदिल शाह है इसे जगत गुरु की भी उपाधि दी गई है क्योंकि यह बहुत उदार दृष्टिकोण रखता था। इसके साथ साथ यह गरीबों की बहुत मदद करता था, इसलिए इसे अबला बाबा भी कहा जाता है। इसके साथ साथ इसे निर्धनों का मित्र भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए अबला बाबा कौन है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। जगत गुरु कौन है? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, मतलब बीजापुर सुल्तान के अंतर्गत। और निर्धनों का मित्र कौन है? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। यह आप ध्यान रखेंगे। इसने एक किताब भी लिखी है, किताबे नौरस, यह भी आप ध्यान रखेंगे। और इसी के शासनकाल में जो आपके फरिश्ता हैं वह एक किताब लिखते हैं, तारीखे फरिश्ता, जो कि बहुत फेमस किताब है। तो यह भी कब लिखी गई? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के शासनकाल के दौरान। इसके साथ साथ इसने नौरसपुर नगर की स्थापना की और इसके समय जो मराठा है उन्हें बीजापुर के प्रशासनिक स्ट्रक्चर में काफी ऊंचे स्थान मिलते हैं। मतलब अब जो आपके मराठा है वह धीरे धीरे प्रशासन में बहुत ऊंचे पदों पर पहुंचने लगते हैं और जब बीजापुर कमजोर पड़ेगा तो यही मराठा अपनी स्वतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित कर देंगे। हालांकि मराठों द्वारा स्वतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित किए जाने के पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण यह भी दिखता है कि बीजापुर कमजोर हो चुका था। उसे हम डिटेल से कवर करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं मोहम्मद आदिल शाह 1627 से 1656 तक। इस समय जो मुगल हैं उनका प्रभाव तेजी से बढ़ने लगता है और मुगलों का नेतृत्व उस समय शाहजहां कर रहा था और इसी के समय शिवाजी का उदय होता है। तो कई सारे परिवर्तन इसके समय होते हैं। मुगलों का प्रभाव बढ़ता है, शाहजहां ज्यादा आक्रमण करता है अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए और इसी के समय शिवाजी का उदय एक प्रसिद्ध योद्धा के रूप में होता है। उसके बाद अली आदिल शाह द्वितीय 1656 से 1672 तक। इस समय जो मुगल हैं और जो मराठा हैं उनके संघर्ष तेजी से प्रारंभ हो जाते हैं। शिवाजी बहुत सारे आक्रमण करते हैं, मुगलों के बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार करते हैं, सूरत को लूटते हैं। तो वह घटनाक्रम अलग है, लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि जो मुगल हैं और जो मराठा है उनके बीच जो शत्रुता है, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, वह अब शुरू हो जाएगा। इससे पहले आप ध्यान रखेंगे कि मराठा आपके बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत रहकर युद्ध कर रहे थे। उसके बाद मराठा जब बीजापुर का शासनकाल आएगा तो सेनापतियों के रूप में युद्ध करेंगे। धीरे धीरे मराठा स्वतंत्र होंगे और मराठा स्वतंत्र होंगे जब तो यह स्वयं युद्ध करेंगे और स्वयं युद्ध करने में सबसे फेमस नाम किसका है? छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो अब शिवाजी से युद्ध प्रारंभ हो जाएंगे। धीरे धीरे शिवाजी ने भी अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश की और बीजापुर के कई सारे किलों को जीत लिया। इसके बाद सिकंदर आदिल शाह यह सत्ता को संभालता है 1672 से 1686 तक। यह अंतिम सुल्तान है इसका बीजापुर का और इसी के समय 1686 में जो आपका औरंगजेब है मुगल सम्राट, वह बीजापुर पर अधिकार करता है और उसे मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। तो इस तरह यह सारे सुल्तान हैं और उनके द्वारा जो किए गए प्रमुख परिवर्तन है वह परिवर्तन हमने देख लिए। अब इसमें कई सारे प्रश्न उठेंगे जो हो सकता है आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए या हो सकता है आपसे मेंस में भी पूछा जाए। ऐसे कैसे प्रश्न, उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि मराठा शक्ति का उदय किस प्रकार से होता है। हम बेसिक समझेंगे क्योंकि डिटेल में समझने के लिए हमको
अलग से एक वीडियो में इसे देखना पड़ेगा। अभी हम बीजापुर से इसका कनेक्शन देख रहे हैं, कैसे बीजापुर सल्तनत के साथ मराठा कनेक्टेड थे। तो बीजापुर के पहले यह अधीनस्थ सरदार थे। जैसा हमने पीछे देखा कि बहमनी साम्राज्य के दौरान भी मराठा लड़ रहे थे, लेकिन वह उस समय सैनिकों के रूप में थे, बाद में सेनापतियों के रूप में और उसके बाद स्वतंत्र शासकों के रूप में। तो बीजापुर के अधीन रहते हुए यह सरदारों की भूमिका में थे और बाद में यही मराठा बीजापुर के स्थान पर अपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर ले जाएंगे। हमने यह देखा कि जो बीजापुर का आदिल शाही वंश है वह अपनी सेना में बड़ी मात्रा में मराठा योद्धाओं को भर्ती करता है और न केवल मराठा, हमने यह भी देखा कि यह दरअसल दक्कनी लोगों को ज्यादा भर्ती करता है। और इसमें हमने यह भी देखा कि जो शिया परंपरा है इस्लाम में, उस परंपरा से कनेक्टेड लोगों को यह अपने साम्राज्य में अधिकार देता है। यानी कुल मिलाकर जो आपका अफाकी ग्रुप था उस ग्रुप को यह कमजोर करता है। कौन? बीजापुर। और इसी क्रम में मतलब दक्कनी ग्रुपों को ज्यादा स्थान देने के क्रम में यह मराठाओं को भी बहुत सारा स्थान देता है अपने प्रशासन में। यानी मराठा अब प्रमुख भूमिकाओं में आने लगे। इसी क्रम में जो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय है, यह हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, धार्मिक सहिष्णुता की नीति चलाता है, सभी धर्मों का सम्मान करने की कोशिश करता है। उसी क्रम में यह मराठों को भी प्रशासनिक व्यवस्था में नियुक्त करता है। यानी इसके समय मराठा और ज्यादा प्रशासनिक भूमिका में नियुक्त होने लगे। उसके बाद मराठों को अधिकार दिए गए। कैसे अधिकार? दो तरह के अधिकार मराठों से कनेक्टेड दिखते हैं, एक सरदेशमुखी, दूसरा देशमुखी। सरदेशमुखी क्या है? होता क्या था, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होते थे जो मराठाओं के कंट्रोल में तो नहीं थे, लेकिन मराठा शक्ति का प्रभाव उन क्षेत्रों पर होता था। यानी इनडायरेक्ट रूप से मराठा शक्ति इन पर अपना शासन चलाती थी। तो उस रूप में जो टैक्स दिया जाता था उसे कहते थे सरदेशमुखी। मतलब वह लोग जो मराठा सत्ता के अधीन नहीं है लेकिन मराठों का सैन्य प्रभाव है, वह देते थे सरदेशमुखी। दूसरे आपके देशमुखी। देशमुखी क्या होता था? एक तरह का प्रशासनिक टैक्स था। यानी जो डायरेक्ट प्रशासन में क्षेत्र थे वह देते थे देशमुखी और जो इनडायरेक्ट प्रशासन में थे वह देते थे सरदेशमुखी। तो दो तरह के टैक्स वसूले जाने लगे और यह टैक्स मुख्यतः कौन वसूलेगा? मराठा सरदार, क्योंकि यही सरदारों के रूप में काम कर रहे हैं बीजापुर सल्तनत के अंतर्गत। अब हम देखें जो मराठा साम्राज्य है इसके प्रमुख व्यक्ति कौन है जो सबसे पहले उभर कर आते हैं। तो सबसे पहला नाम हमको मिलता है शाहजी भोसले का। शाहजी भोसले कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता। यह जो आपके शाहजी भोसले हैं यह बीजापुर के अंतर्गत रहकर काम कर रहे थे और बीजापुर में यह एक सेनापति थे। इन्हें पुणे और सुपा की जागीरें दी गई थी, वहां से यह सरदेशमुखी और देशमुखी वसूलते थे। बाद में जो बीजापुर का सुल्तान है, क्योंकि जो कर्नाटक का क्षेत्र है वह विद्रोह कर रहा था, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए और उस क्षेत्र को अपने कंट्रोल में लाने के लिए शाहजी भोसले को भेजा जाता है। शाहजी भोसले बहुत शक्तिशाली नेता थे और बहुत प्रभावशाली तरीके से वह कर्नाटक के क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाते हैं। इस बात की खबर जब बीजापुर के लोगों को लगती है तो उनको यह लगने लगता है कि जो शाहजी भोसले हैं वह ज्यादा ताकतवर होकर अपनी स्वतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित करने जा रहे हैं। मतलब शाहजी का जो प्रभाव है वह ऐसा बढ़ने लगा कि जो बीजापुर के सुल्तान है वह चिंतित होने लगे। इसी क्रम में एक परिवर्तन और होता है, क्योंकि दक्षिण में गए थे शाहजी भोसले लेकिन उत्तर में थे शिवाजी। शिवाजी की उम्र उस समय काफी कम थी, लेकिन कम उम्र में भी वह क्या कर रहे थे? युद्ध कर रहे थे। क्योंकि जो उस समय की स्थिति थी, हम कहें स्पेशली दक्कन की, वह स्थिति बहुत असमंजस वाली थी। एक तरफ शिया मुस्लिम, दूसरी तरफ सुन्नी मुस्लिम, फिर तीसरी तरफ दक्कनी ग्रुप, चौथी तरफ मुगलों का दबाव, पांचवी तरफ राजपूताना का दबाव भी इनडायरेक्टली दिखने लगा था, फिर छठी तरफ स्थानीय शक्तियां, फिर विजयनगर का जो दक्षिण से प्रभाव बढ़ता चला जा रहा था, वह प्रभाव, मुगलों द्वारा किए गए अत्याचार, जो स्थानीय प्रशासक हैं उनके द्वारा अलग अलग समय पर अलग अलग नीतियां, मतलब वह नीतियां बहुत तेजी के साथ परिवर्तित हो रही थी। इतने सारे कारण थे कि शिवाजी ने यह महसूस किया कि उन्हें एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए जो आम जनता के लिए काम करे। यानी प्रशासनिक व्यवस्था में आम जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाए। ये जो आपकी इतनी गुटबाजी हो रही है इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि सारे लोग चाहते थे कि उनका सत्ता पर अधिकार हो, यानी अपने लाभ के लिए आम जनता को सताया जा रहा था। यही काम शिवाजी क्या कर रहे थे? रोकना चाह रहे थे। वह चाहते थे कि ऐसी व्यवस्था बन जाए जिसमें जनता को सताया ना जाए, यानी जनता के हित में प्रशासनिक व्यवस्था काम करे। इस क्रम में शिवाजी विद्रोह करते हैं उत्तर की तरफ से और दक्षिण में गए हैं कौन? शाहजी भोसले। तो शाहजी भोसले वहां भी
आक्रमण करते हैं, युद्ध लड़ते हैं, बहुत सारे क्षेत्रों को जीतते हैं। तो जो बीजापुर का सुल्तान है उसे यह लगने लगता है कि उत्तर में शिवाजी लड़ रहे हैं, दक्षिण में शाहजी भोसले लड़ रहे हैं और दोनों बहुत ताकतवर हैं, दोनों अपनी शक्ति स्थापित कर ले जाएंगे, मेरा साम्राज्य तो समाप्त हो जाएगा। इसी डर के नाते उसने शाहजी भोसले को कैद कर लिया और जब शाहजी भोसले कैद हो गए, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता, उनको जब कैद कर लिया गया, तो इसमें प्रमुख भूमिका अदा करेंगी जीजाबाई। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, दोनों के विकास में इनका बहुत योगदान है। एक अलग ऐसा कैरेक्टर जिसे हमें स्पेशली देखना चाहिए। शायद इनको इतिहास में उतना स्थान नहीं मिला है जितना इन्हें मिलना चाहिए था। आप ऐसे सोच के देखिए, ऐसी महिला जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे संतान को जन्म दिया, उसके बाद छत्रपति संभाजी महाराज जैसे सुल्तान को पाला पोसा, यानी एक ऐसे बड़े योद्धा को तैयार किया। क्योंकि जो आपके संभाजी थे, उनकी माता का देहांत बहुत छोटी उम्र में हो गया था, 2-2.5 साल के थे तभी उनकी माता का देहांत हो गया। तो उनका पालन पोषण भी जीजाबाई ने किया था। बहुत प्रभावशाली है, हमें कभी डिटेल में इन्हें समझना होगा। फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि शिवाजी ने और एक व्यक्ति है रामदास, इन दोनों ने प्रयास किया और अंततः जो बीजापुर के सुल्तान ने कैद कर लिया था शाहजी भोसले को छुड़ाया। लेकिन उधर शिवाजी क्या कर रहे थे, वह लगातार किलों पर अधिकार कर रहे थे। तोरण का किला, कोंकण का किला, पुरंदर का किला, इन किलों पर शिवाजी का अधिकार हो चुका था। अब जो आपका बीजापुर का सुल्तान है वह इसको देख रहा था एक विद्रोह के रूप में, यानी उत्तर में शिवाजी हमले कर रहे थे, दक्षिण में शाहजी भोसले हमले कर रहे थे। तो इस कारण से शाहजी भोसले को कैद कर लिया गया और कैद करने के बाद इन्हें छुड़ाया किसने, जीजाबाई ने और रामदास ने। इन सब के बीच एक लड़ाई हम और देखते हैं, प्रतापगढ़ की लड़ाई। इन लड़ाइयों को जब हम मराठा साम्राज्य पढ़ेंगे तब हम बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि तब इनका कनेक्शन ज्यादा स्टेब्लिश होगा। अभी हम बीजापुर को पढ़ रहे हैं, तो बीजापुर के रेफरेंस में जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उन्हें हमें समझना होगा। तो शिवाजी महाराज अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। बीजापुर क्या करता है, कोशिश करता है कि शिवाजी को दबा दे और यह काम करने के लिए वह भेजता है अफजल खान को। अफजल खान बहुत शक्तिशाली था, कदकाठी से बहुत अच्छा था और योजना के तहत यह व्यवस्था बनी कि शिवाजी को किसी तरह से मार दिया जाए। धोखा यहाँ भी होने वाला था, लेकिन शिवाजी पहले से तैयार थे, उन्हें इस धोखे की पूरी खबर थी और अंततः अफजल खान ही मारा जाता है। शिवाजी का जो प्रभाव है वह अफजल खान को मारने के बाद बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि अफजल खान बहुत शक्तिशाली था और उसकी तुलना में शिवाजी शारीरिक रूप से कमजोर थे। लेकिन अंततः शिवाजी ने अफजल खान को मार दिया और इससे जो शिवाजी की ख्याति है वह पूरे दक्कन में बहुत फैल गई और इसके बाद जो मुगल हैं वह भी शिवाजी से डरने लगेंगे। मतलब उनको भी यह लगने लगेगा, मुगलों को, कि शिवाजी एक बड़ा खतरा है। अगर उन्हें दक्कन में अपने साम्राज्य का विस्तार करना है तो उन्हें शिवाजी से निपटना होगा। हालांकि वह एक अलग टॉपिक है। बीजापुर के केस में आप इतना कनेक्टेड देखिए कि अफजल खान को भेजा गया था, लेकिन अंततः अफजल खान को ही शिवाजी मार देते हैं और अपनी प्रभावशीलता बढ़ाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि बीजापुर पर धीरे धीरे हमले प्रारंभ हो जाते हैं और इन सब के बीच जो शिवाजी हैं वह भी अपने प्रभाव को बढ़ाना शुरू कर देते हैं और बीजापुर के ही कई सारे क्षेत्रों पर अधिकार कर लेते हैं। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ में मराठा साम्राज्य की स्थापना कर दी और उस समय तक जो बीजापुर है वह काफी कमजोर हो चुका था। हालांकि 1680 में जब शिवाजी की मृत्यु हुई तो उनके जो पुत्र हैं संभाजी, वह शासन को संभालते हैं, लेकिन जो बीजापुर पर कंट्रोल है वह संभाजी भी बनाए रखते हैं। इसके बाद बीजापुर का पतन हो जाता है और मराठा साम्राज्य इस पर प्रभावशाली तरीके से स्थापित हो जाता है। 1686 में हम देखते हैं कि औरंगजेब यह बीजापुर पर आक्रमण करता है और इसे मुगल साम्राज्य में मिला लेता है। हालांकि मराठा रुकते नहीं हैं, मराठा लगातार यह कोशिश करते हैं कि जो बीजापुर का क्षेत्र है वह उनके अधिकार में रहे। मराठा लड़ाई लड़ते रहते हैं और अंततः 18वीं सदी में मराठा साम्राज्य बीजापुर और न केवल बीजापुर बल्कि उसके आसपास के क्षेत्रों पर भी अधिकार कर लेता है। तो इस तरह से बीजापुर पर मराठों का अधिकार स्थापित हो जाता है। अब फिर से कुछ प्रश्न बचे हैं। एक जैसा शाहजी भोसले को क्यों कैद किया गया? तो दो कारण मुख्यतः हम देखते हैं। पहला, शाहजी स्वतंत्र शासक के रूप में स्थापित हो जाएंगे, ऐसा शक था बीजापुर को, एक कारण यह। दूसरा, जो शाहजी के पुत्र हैं शिवाजी, वह भी उत्तर भारत में साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, तो यह कारण भी था। मतलब जो आपका बीजापुर है उसको यह लगने लगा था कि शाहजी दक्षिण में विस्तार कर रहे हैं और उत्तर में उन्होंने शिवाजी को कह रखा है, यानी यह दोनों लोग मिलकर अपने क्षेत्र का उत्तर और दक्षिण दोनों तरफ विस्तार कर रहे हैं। शाहजी लड़ रहे थे बीजापुर साम्राज्य के अंतर्गत होकर, लेकिन जो शक हुआ वह यह हुआ कि यह अपना स्वतंत्र शासन
स्थापित कर रहे हैं। इन दोनों कारणों से उन्हें कैद किया गया था। एक तथ्य यह भी पूछा जाता है कि इन्हें कैद किया किसने था। तो जो आपका मोहम्मद गाजी था, यह भी बीजापुर का एक सेनापति था। इसी ने धोखे से शाहजी को पकड़ा था और पकड़ने के बाद जो जिंजी का किला है कर्नाटक में, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, उसी किले में कैद किया था। मुक्त कैसे हुए? तो दो व्यक्ति हैं, एक शिवाजी, दूसरा समर्थ रामदास। यह दोनों मिलते हैं और तीसरा जीजाबाई। इन सब ने मिलकर बातचीत की और उस बातचीत के बाद शाहजी को मुक्त किया गया। अगला प्रश्न आपके मन में यह उठ सकता है, हालांकि यह प्रश्न हम ज्यादा डिस्कस करेंगे मराठा साम्राज्य के दौरान, लेकिन यहाँ भी आप समझ लीजिए शिवाजी ने हमले क्यों शुरू किए। क्योंकि इनके पिताजी तो मतलब शाहजी भोसले, वह तो बीजापुर के अंतर्गत रहकर काम कर रहे थे। तो शिवाजी ने उत्तर में हमले क्यों शुरू किए? उसके कई सारे कारण हैं, जैसा अभी हमने आपसे पीछे चर्चा की, लेकिन कुछ मुख्य कारण हम देख लेते हैं। एक तो बीजापुर कमजोर हो रहा था, और बीजापुर जब कमजोर हो रहा था तो जो आसपास की शक्तियां थी वह बीजापुर के क्षेत्रों पर अधिकार कर लेती। यह बात जब शिवाजी को पता लगी, यानी शिवाजी ने इस बात को जब महसूस किया, तो उन्होंने यह कोशिश की कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिस पर कोई अधिकार ना कर पाए और वह पूरी तरह से जनता के प्रति समर्पित हो। ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। इसी क्रम में यह विद्रोह करते हैं और क्षेत्रों पर अधिकार करते हैं। दूसरा, जो आदिल शाही वंश है, स्पेशली अली आदिल शाह, यह एक कमजोर शासक हो चुका था और इसके साथ साथ जो दरबारी गुटबाजी है वह भी तेजी से बढ़ रही थी। उधर जो मुगल हैं वह भी अपने क्षेत्रों का विस्तार कर रहे थे। उसके साथ साथ एक ग्रुप हमको मिलता है गोवालक। गोवालक मतलब एक स्थानीय गुट है, यह भी विद्रोह कर रहा था। तो कई तरह से जो साम्राज्य की स्थिति है वह काफी खराब हो चुकी थी और इन सब के कारण अंततः शिवाजी ने इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की और मराठा साम्राज्य की स्थापना की। दूसरा, शिवाजी पर प्रभाव था गुरु रामदास का, और गुरु रामदास का जो विचार है हिंदू स्वराज का या हिंदवी स्वराज का, वह विचार शिवाजी के मन में बैठ चुका था कि एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो हिंदवी स्वराज का रूप हो, यानी हिंदवी स्वराज की स्थापना की जाए, और उसका प्रभाव भी हमको शिवाजी पर दिखता है। इसीलिए वह एक ऐसे मराठा साम्राज्य की स्थापना करना चाह रहे थे जो हिंदवी स्वराज के रूप में काम करे। तो यह कारण भी हो गया। इसके साथ साथ बीजापुर के खिलाफ जो स्थानीय असंतोष है वह भी काफी ज्यादा दिखने लगता है। इस सब के अलावा जो मराठा है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे बात की कि बहमनी साम्राज्य के दौरान भी यह सैनिक रूप से कार्य कर रहे थे और बीजापुर के दौरान भी यह काम कर रहे थे, उनके पद बढ़ गए थे। तो अब धीरे धीरे क्या होने लगा, जब आपका बीजापुर यह महसूस करने लगा कि मराठा अब ज्यादा शक्तिशाली हो रहे हैं, ना केवल उसकी सेना में बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी, तो उसने कोशिश की कि मराठों पर नियंत्रण लगाया जाए, यानी मराठों को जबरदस्ती दबाया जाने लगा। और जब यह सब कुछ होने लगा तो एक कारण यह भी बना जिससे शिवाजी ने हमले करना शुरू कर दिया। शिवाजी ने गढ़मी कावा की व्यवस्था अपनाई। यह भी आप ध्यान रखेंगे, गढ़मी कावा क्या है? तो गढ़मी कावा गुरिल्ला युद्ध पद्धति है। इस व्यवस्था को अपनाया गया और बीजापुर का जो भ्रष्ट प्रशासन था, कमजोर गवर्नर थे, उनके खिलाफ स्थानीय मराठा सरदारों ने विद्रोह किया। शिवाजी ने 1686 में तोरण का किला जीत लिया। उसके बाद कुंकड़ का किला और पुरंदर का किला 1647 और 48 में। उसके बाद राजगढ़ का किला 1647 में, और जो बीजापुर का अभियान था अफजल खान वाला, वह अभियान, इन सब ने मिलकर शिवाजी को अपने साम्राज्य स्थापना के लिए प्रेरित किया। एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि जो मुगलों की नीति है, क्या वह नीति यानी हिंदू विरोधी नीति मराठों के उदय के पीछे एक बड़ा कारण थी? यह सबसे मुख्य क्वेश्चन है जो बार बार पूछा जाता है। तो क्या मुगलों की ऐसी नीति थी पिछली हिंदुओं को लेकर, इसने अंततः मजबूर किया कि मराठा अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करें, क्योंकि उन्हें उत्तर देना काफी जरूरी हो गया था। तो हम देखते हैं कि जो आपका मुगल साम्राज्य है यह शरिया के कानूनों पर स्थापित हुआ था। मतलब जब बाबर ने इसको स्थापित किया तो वह शरिया के कानूनों पर या इस्लाम की विचारधारा पर स्थापित हुआ था। बीच में कुछ प्रशासक ऐसे आएंगे जो थोड़ा नरम पड़ेंगे, जैसे हम देखते हैं अकबर थोड़ा नरम पड़ता है, जजिया कर उसने हटा दिया था। लेकिन जब औरंगजेब जैसे प्रशासक आते हैं जो बहुत क्रूर होते हैं, तो वह क्या करते हैं, जजिया फिर से लागू कर देते हैं। हिंदुओं के खिलाफ बहुत सारी गलत नीतियां बनाई जाती हैं, राजपूतों के खिलाफ बहुत सारी नीतियां बनाई जाती हैं, और इसी क्रम में मराठों के खिलाफ भी बहुत सारी नीतियां बनाई जाती हैं। यानी किसी वर्ग विशेष को टारगेट करके नीतियां बनाई जा रही थी। और जब ऐसा हो रहा था तो मुगलों का जो विरोध है
वह किसी न किसी को तो करना था और इस विरोध की जो बागडोर है वह संभाली मराठों ने। इसके साथ साथ जो औरंगजेब की नीति है वह मंदिरों को ध्वस्त करने की या मंदिरों को तोड़ने की नीति है। इसी क्रम में यह वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव राय मंदिर, गुजरात का सोमेश्वर मंदिर इनको नष्ट करता है। और जब इस तरह के कृत्य यह करता है तो अंततः किसी ऐसी शक्ति को उठना था जो हिंदू साम्राज्य की बात करे, और वह बात करता है मराठा साम्राज्य। इसके साथ साथ जो हिंदू राजा हैं, सैनिक हैं, क्योंकि सैन्य व्यवस्था में आप ध्यान रखेंगे चाहे वह दक्कन का क्षेत्र हो, चाहे वह दिल्ली का क्षेत्र हो, चाहे वह आगरा का क्षेत्र हो और चाहे वह अवध का क्षेत्र हो, हर जगह हिंदू आपको बड़ी संख्या में मिल रहे थे, क्योंकि बहुतायत में तो हिंदू ही थे। तो जब बहुतायत में हिंदू थे तो वह सैन्य व्यवस्थाओं में भी होते थे, मतलब सेना में नौकरी करना एक तरीके का काम था जो बहुत सारे हिंदू लोग करते थे। तो जब यह हिंदू सेना में काम करते थे तो इनके साथ भेदभाव होता था, यानी जो मुस्लिम है उनको प्रेफरेंस दिया जाता था, उनको बहुत जल्दी प्रमोट किया जाता था, हिंदुओं के साथ भेदभाव होता था। इन सब कारणों से मराठा विचारधारा उदित हुई और अंततः हम देखते हैं कि शिवाजी और औरंगजेब का डायरेक्ट टकराव भी प्रारंभ हो जाता है। 1664 में सूरत पर आक्रमण होता है जो मुगल साम्राज्य के लिए एक डायरेक्ट चुनौती थी, और उसके बाद एक मौका था औरंगजेब के पास कि वह मराठा शक्ति को समझे और समझकर उनको समझौते की नीति अपनाए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसे यह लगा कि जो शिवाजी हैं वह एक विद्रोही हैं, उन्हें पकड़ लेगा, पकड़कर जेल में डाल देगा और उनको अपने अधीन कर लेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। शिवाजी कैद से निकल गए और कैद से निकलने के बाद उन्होंने फिर से सूरत को लूटा। तो इन सब कारणों से, मतलब जो मुगलों की नीति है एक बड़ा कारण, उसके साथ साथ जो अन्य कारण है, बीजापुर की व्यवस्था, कमजोर शासक और दक्कन के क्षेत्र में जो अन्य स्थानीय शक्तियां हैं उनका विद्रोह, यह सब मिलकर अंततः मराठा साम्राज्य के उदय के पीछे कारण बनती है। तो बीजापुर समाप्त हो गया और बीजापुर समाप्त होने के बाद उस क्षेत्र में जो बड़ी शक्ति उभर कर आई वह थी मराठा साम्राज्य। तो हमने दो समझ लिया, एक हमने समझ लिया बीदर कैसे टूटा, दूसरा हमने समझ लिया बीजापुर कैसे अलग हुआ। अब इसके बाद हम समझेंगे अहमदनगर को, कि अहमदनगर कैसे अलग हुआ और उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसे स्थापित हुई, लेकिन उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।